चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं ना, जिसका नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखो, आपके अकाउंट के फर्स्ट पार्ट का ये आखिरी चैप्टर और जिसमें जो है वो हमें पार्टनरशिप का एंड देखना है, बरोबर ना। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अब सब खत्म कर देना, बंद कर देना, वो डिसॉल्यूशन कहलाता है ना। हमने अकाउंट में इस बुक में पहले चैप्टर से जो है वो सब पार्टनरशिप के बारे में समझा। स्टार्टिंग में पहला चैप्टर हमने जो है वो पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन समझी, उसके बेसिक रूल समझे, फाइनल अकाउंट हमने समझा, गुडविल की एंट्रीज, रिकंस्ट्रक्शन भी हमने देखा चैप्टर 4, 5, 6 में रिकंस्ट्रक्शन। अब आखिरी आता है कि जब पार्टनरशिप फर्म खत्म करनी हो, बंद करनी हो, तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाती है, वो इस चैप्टर में है। ठीक है ना। डिसॉल्यूशन का मतलब यही कहलाता है ना कि अब जो है वो सब खत्म करना है, सब जो है वो बंद करना है। अब देखो, जब डिसॉल्यूशन होता है ना, तो डिसॉल्यूशन में भाई दो बातें कही जाती है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। उसमें दो बातें हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों में फर्क है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में डिफरेंस है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कहलाता है कि खाली पार्टनरशिप जो है वो चेंज हुई है या खत्म हुई है, बिजनेस तो अभी कंटिन्यू ही है। कि जैसे 5 पार्टनर हैं, उन 5 पार्टनर की जो है वो अभी पार्टनरशिप खत्म हो गई। सपोज 5 में से 3 पार्टनर निकल गए, कोई भी रीजन से, कोई भी रीजन से 5 में से 3 पार्टनर निकल गए, लेकिन अभी भी 2 पार्टनर उसी बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है ना। खाली पार्टनरशिप टूटी है, बिजनेस टूटा नहीं है, बिजनेस तो वही कंटिन्यू चल रहा है, तो उसे खाली डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। उसमें जो है वो अकाउंट वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, कामकाज भी वैसे का वैसे ही होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जो हमने आगे के चैप्टर में देखा था। कहते हैं ना, सब चीज़ों की रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि एसेट्स की नई वैल्यू फाइंड करो, लायबिलिटीज़ की नई वैल्यू फाइंड करो। ये सब जो है वो नया रीवैल्यूएशन करना पड़ता है जब खाली पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता हो। लेकिन जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिया हुआ हो, फर्म मतलब अब पूरा बिजनेस ही डिसॉल्व हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, पूरा बिजनेस ही जो है वो खत्म कर देना है। उसमें जो है वो अब कोई बैलेंस शीट नहीं रखनी, जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी नई वैल्यूज फाइंड करके उसे खत्म कर देना है। मतलब एसेट्स सबकी सब बेच देनी है, लायबिलिटी सबकी सब चुका देनी है हमें। अब कोई पार्टनर वहां पर काम नहीं करेगा, कोई भी वर्किंग नहीं होगी, सब कुछ खत्म कर देना है, उसे कहते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है ना। हमें इस चैप्टर में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझना है, पूरे बिजनेस को ही अब जो है वो बंद करना है हमें। और जब डिसॉल्यूशन होता है ना, तो डिसॉल्यूशन जनरली जो है वो ये दो वजह से होता है। एक तो जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद ही डिसॉल्व कर देते हैं बिजनेस को, या तो फिर कोई कोर्ट की वजह से जो है वो डिसॉल्यूशन होता है। या तो पार्टनर जो है वो खुद ही डिसॉल्व करते हैं। खुद ही डिसॉल्व किसकी वजह से होता है कि भाई जनरली जो है वो कोई एग्रीमेंट बना हुआ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उनका, या कोई जो है वो पर्टिकुलर रीजन के लिए बिजनेस चल रहा हो। जैसे कोई 5 पार्टनर ने मिलकर काम शुरू किया था कि भाई ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बन जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म, बिजनेस भी खत्म। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस चला था, वो वर्क खत्म हो गया, गोल खत्म हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया उसमें। या तो कॉन्ट्रैक्ट हो कि भाई हम बिजनेस 10 साल तक चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे अब, तो ठीक है, उसके बाद जो है वो बंद कर दिया। या कोई पर्टिकुलर पार्टनर हो कि पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया वो, अब उसके बिना बिजनेस चल नहीं पाएगा, तो भी जो है वो पार्टनरशिप बंद कर देते हैं, मतलब पूरा बिजनेस ही जो है वो बंद कर देते हैं उसमें। एक जनरल ये रीजंस होते हैं। या तो भाई कोर्ट के थ्रू, कि अगर कोई पार्टनर गलती करे मतलब कि अगर वो जो है वो चीटिंग करे दूसरे पार्टनर्स के साथ, या फिर जो है वो कोई बिजनेस जो है वो इलीगल वर्क करे, तो कोई उसके बिजनेस के ऊपर केस कर दे और कोर्ट फैसला सुनाए कि अब ये बिजनेस बंद कर देना है। ठीक है ना। या तो फिर दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलकर जो है वो ये बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर दें। होता है ना भाई, अंदर ही अंदर जो है वो मिस्टेक कर दे, घपला कर दें और पूरे बिजनेस को जो है वो डुबा दें, तो उनके ऊपर केस हो सकता है भाई। उनमें जो है वो कोर्ट फिर बीच में आती है, कोर्ट ऑर्डर देती है कि भाई आपका बिजनेस अब गलत काम कर रहा है, उसे बंद कर दो। समझ आ रही है ना बात। तो कोई भी रीजन से, रीजन कोई भी हो, डिसॉल्यूशन जब होता हो, बिजनेस जो है वो पूरा बंद हो जाता हो, तब उसके बाद जो है वो कोई नए अकाउंट नहीं बनेंगे, सभी अकाउंट जो है वो पूरे क्लियर कर देते हैं। आखिरी के जितने बचे हुए अकाउंट है वो सब जो है वो क्लियर कर देते हैं। और जब डिसॉल्यूशन होगा ना, तो डिसॉल्यूशन के वक्त बेसिक सब क्लियर करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। डिसॉल्यूशन के वक्त जनरली एक बनता है, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक नई चीज इस चैप्टर में आती है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है।
आगे के 3 चैप्टर हमने देखे, चैप्टर 4, 5, 6, उसमें तैयार होता था रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब बिजनेस बंद नहीं करना है, खाली रिकंस्ट्रक्शन करना है, सब चीजें नई तरह से फाइंड करनी है, तब उस वक्त रीवैल्यूएशन बनता था। आगे के चैप्टर में उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यू फाइंड करते थे, बरोबर ना, रीवैल्यूएशन करते थे उसका। लेकिन इस चैप्टर में बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन मतलब क्या, कि अब जो है जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, उन्हें सब खत्म कर देना है, और उनमें से कितना रियलाइज हो रहा है, कितना मिल रहा है या कितना देना पड़ रहा है, वो इसमें चेक करते हैं। भाई बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है, अब वो एसेट्स रखेंगे तो नहीं, उसे कर देंगे खत्म हम लोग, बरोबर ना, रखेंगे नहीं उसे, जो है वो सब कुछ हम लोग खत्म कर देंगे। तो फिर उसमें से कितना रियलाइज होगा, कितना मिलेगा, वो यहाँ लिखना पड़ता है ना। या लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज भी बाकी नहीं रखेंगे, बिजनेस बंद करना है तो सबको चुका देना है, उसके बाद कुछ कुछ उधार थोड़ी रखेंगे, सब कुछ जो है वो दे देंगे ना हम लोग, जिनसे लेना है जिनसे देना है सब क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, एक लोन अकाउंट, अगर कोई पार्टनर की लोन हो तो लोन अकाउंट बनता है, और आखिरी में बनता है कैश अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट बनती नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट क्या, अब बैलेंस बचेगा थोड़ी कोई, सभी एसेट सभी लायबिलिटीज तो खत्म कर देनी है हमें, तो कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं ना, तो इसमें बैलेंस शीट बनती नहीं है। तो बेसिक ये 4 अकाउंट बनते हैं। लेकिन अगर बोर्ड की एग्जाम के हिसाब से हम लोग देखें ना, तो उनमें इसके लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाते, इस चैप्टर में सिर्फ पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाती है। बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है, इस चैप्टर में से सिर्फ जर्नल एंट्रीज आती है और कुछ भी नहीं आता, और वो जर्नल एंट्री भी सिर्फ रियलाइजेशन के बारे में आता है, इनके बारे में नहीं, बरोबर ना। बाकी जनरली जब पार्टनर कैपिटल या लोन अकाउंट बनता है तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें जो है वो बिजनेस में जो भी पार्टनर को कुछ देना हो या लेना हो, उसे जो है वो क्लियर कर देते हैं, आखिरी में कैश अकाउंट क्लोज कर देते हैं। आगे तक जितने भी चैप्टर्स हमने देखे, उन सब में हम लोग आखिरी में बैलेंस शीट क्लोज करते थे, कि भाई बैलेंस शीट में दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ बैलेंस शीट तो है नहीं, यहाँ पर कैश अकाउंट क्लोज कर देंगे, और जितना कैश बचेगा भी ना, तो वो सभी पार्टनर को देकर खत्म कर देंगे, जिससे लेना हो जिससे देना हो वो सब देकर जो है वो क्लियर कर देंगे। अब बिजनेस में 1 रुपया भी बचाना नहीं है, क्योंकि डिसॉल्यूशन करना है ना, सब खत्म कर देना है। लेकिन वो पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज फिलहाल हमें नहीं करनी। इस सम में, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन के सम्स आते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनता है ना, यहाँ पे रफ से एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, जब जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, तो वही डेबिट और क्रेडिट में सबसे पहले जो है वो एसेट्स क्लियर करते हैं। भाई सपोज अगर एसेट्स जो है वो हमें क्लियर करनी है, तो जो भी एसेट्स हो ना, वो एसेट्स पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट। यहाँ डेबिट में एसेट्स मतलब जो भी एसेट्स का नाम हो, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, या जो भी जो है वो एसेट्स के नेम हो, वो यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ क्रेडिट में कैश अकाउंट करके क्लियर कर देते हैं, भाई उस एसेट्स में से कितने मिले। समझो बिल्डिंग 1 लाख की है और उसमें से मिले 1.5 लाख, तो यहाँ पहले लिखते हैं कि भाई एसेट्स 1 लाख की है और उसके मिले कितने, आखिरी में बेच दी वो एसेट्स, रखनी तो है नहीं, तो आखिरी में बेच दी तो उसके कितने मिले, तो समझो 1 लाख के 1.5 लाख मिले, तो यहाँ कैश में लिखते हैं 1.5 लाख रुपए, बराबर ना। यहाँ एसेट्स की वैल्यू और यहाँ उसे कितने मिले वो लिख देते हैं, बराबर ना, रियलाइजेशन में ऐसा। फिर लायबिलिटीज क्लियर करते हैं, सबको चुकाना है ना, तो लायबिलिटीज यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं कि लायबिलिटीज अकाउंट, यहाँ लायबिलिटी मतलब जो भी लायबिलिटी का नाम हो, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, या फिर जो है वो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, या जो कुछ भी लायबिलिटीज हो हमारी, वो सब यहाँ पर लिखते हैं। और फिर यहाँ डेबिट में कैश अकाउंट करके लिख देते हैं कि भाई लायबिलिटीज को कितने पैसे दिए। समझो क्रेडिटर हैं 50,000 के, तो वो यहाँ लिखते हैं 50,000, तो उसे पूरे 50 दिए, या थोड़ा सा डिस्काउंट मिला, थोड़े कम दिए। समझो 50 में से 45 दिए, तो वो यहाँ कैश अकाउंट 45। यहाँ पूरी वैल्यू 50,000, उसमें से कितने दिए, 50 पूरे दिए, तो यहाँ कैश में भी लिखते हैं 50,000। समझ आ रही है ना बात है, बराबर ना। तो ऐसे पहले एसेट्स क्लियर करते हैं, फिर लायबिलिटीज क्लियर करते हैं, फिर बिजनेस में चेक करते हैं कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो फिर क्या करेंगे। कि अगर बिजनेस में कोई भी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, तो वो यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
वो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं। कुछ भी आखिरी दिन पे याद आया कि यार ये तो खर्चा देना बाकी है, तो वो यहाँ लिख देंगे। या आखिरी दिन पे याद आया कि यार किसी से इनकम लेना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। और फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं, और उसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस आया ना, सब एसेट्स बेच दी, लायबिलिटीज चुका दी, खर्चा, इनकम, सब कुछ जो है वो हो गया। फिर आखिरी में जो बैलेंस आया वो बैलेंस जो है वो पार्टनर को बांट देते हैं, तो ना आगे रिवैल्यूएशन में नहीं करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है ना। पर यहाँ रियलाइजेशन में सब एसेट्स लायबिलिटीज खत्म कर देनी है हमें। तो ऐसे एक बेसिक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और हमें सम वाइज तो रियलाइजेशन बनाना भी नहीं है, हमें तो सिर्फ उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। आपके एग्जाम में इसकी जर्नल एंट्री पूछी जाती है, 3 मार्क का एक ही सम आता है बोर्ड के एग्जाम में, कि जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इनकी जर्नल एंट्रीज बतानी है रियलाइजेशन की। तो रियलाइजेशन की जब जर्नल एंट्रीज करो ना, तो उसके लिए बेसिक रूल्स बताता हूँ मैं आपको कि भाई रूल्स जो है वो कैसे आते हैं। बस वो रूल्स याद रखोगे ना, समझो चैप्टर खत्म, आपकी एंट्रीज खुद ब खुद हो जाएगी। कि जैसे देखो कि रियलाइजेशन के अगर मैं रूल्स यहाँ पर बताऊं, तो सबसे पहले एसेट्स के लिए जब कोई भी एसेट जो है वो क्लियर करनी है, रियलाइजेशन फिर से बोल रहा हूँ, डिसॉल्यूशन के वक्त तो सब खत्म कर देना है ना, एसेट्स जो है वो बेच देनी है ना। तो कोई भी एसेट्स जब क्लियर करनी हो ना, तो उसकी 2 एंट्रीज आती है, 2 जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री करते हैं हम लोग के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स नहीं है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ एसेट्स में जो एसेट्स का नाम हो, खाली एसेट अकाउंट मत लिखना, उसमें जो एसेट का नेम हो। भाई जैसे अगर फर्नीचर हो, पहले फर्नीचर क्लियर करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बराबर। इसमें वैल्यू लिखते हैं पहले कि कितने का फर्नीचर है, समझो 20,000 का फर्नीचर है, तो यहाँ 20,000 रुपए। और दूसरी एंट्री करते हैं उसमें, दूसरी एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि भाई एसेट्स के कितने मिले, समझो 20,000 का फर्नीचर है, उसके 18,000 मिले, तो पहली एंट्री में लिखते हैं रियलाइजेशन टू फर्नीचर, यहाँ एसेट में उसका नाम है रियलाइजेशन टू फर्नीचर 20,000, फिर उसके मिले कैश टू रियलाइजेशन 18,000। बस एसेट की ये 2 एंट्री। कोई भी एसेट अगर पूछे ना, तो उसमें ये दो ही जर्नल एंट्री करेंगे, कितने का एसेट है और उसके कितने मिले। समझ आ रही है बात। ये एसेट्स की फिक्स 2 एंट्री। यहाँ पहली एंट्री में एसेट हम लोग क्लोज करते हैं, क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ जैसे लिखा ना रियलाइजेशन डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। और फिर क्रेडिट में हमें कैश मिलता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, बराबर। एसेट्स की ये जैसे 2 एंट्रीज आती हैं, वैसे ही लायबिलिटीज में, कि अगर जो है वो लायबिलिटीज हो, तो लायबिलिटीज में जो है वो कैसे करते हैं, उनकी भी 2 एंट्री आती है। सबसे पहली एंट्री करते हैं हम लोग कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ लायबिलिटी में जो लायबिलिटी का नेम हो, लायबिलिटी नहीं लिखते एग्जाम में, जो नाम हो, अगर समझो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री भाई लायबिलिटी को पैसे चुका दिए हमने, तो उसकी एंट्री करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि भाई लायबिलिटी को पैसे चुका दिए। समझो क्रेडिटर हैं 50,000 के, तो पहले लिखते हैं क्रेडिटर टू रियलाइजेशन 50,000, उसको दिए हमने 45,000, तो रियलाइजेशन टू कैश 45,000, बरोबर ना। लायबिलिटी की ये फिक्स 2 एंट्रीज। अब कितनी बार ऐसा होता है इन दोनों सिचुएशन में, अभी मैं बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर एसेट्स में या लायबिलिटीज में कैश नहीं मिलता या कैश नहीं दिया जाता, उसकी जगह पर कोई पार्टनर उसे जो है वो ले जाता है। समझो एसेट फर्नीचर है, कैश नहीं मिला, कोई पार्टनर लेकर गया, बिजनेस के पार्टनर है, वही कहता है कि अब बिजनेस तो वैसे ही बंद कर रहे हैं, ये फर्नीचर मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, बरोबर ना। या लायबिलिटी अगर हो तो कोई पार्टनर कहता है कि चलो ठीक है, इस क्रेडिटर को मैं पैसे चुका दूंगा, बरोबर। तो जब अगर कोई पार्टनर आ जाता हो ना, यहाँ चेंज समझना बेटा ध्यान से, अगर कोई पार्टनर का नाम आ जाता हो ना, तो इस एंट्री में कैश अकाउंट नहीं लिखते, उस पार्टनर का नेम लिख देते हैं। ये ध्यान देना कि अगर एसेट कोई पार्टनर लेके जाता है ना,
तो पहली एंट्री वही करते हैं, ये नोट कर देना खास। पहली एंट्री वही, दूसरी एंट्री में कैश नहीं लिखते क्योंकि कैश नहीं मिला, पार्टनर लेकर गया, तो वहां पार्टनर का नेम लिख देंगे कि भाई XYZ कैपिटल अकाउंट। बराबर। लायबिलिटी में भी वैसे ही, लायबिलिटी में भी वैसे ही, पहली एंट्री तो वही, लेकिन अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं चुकाऊंगा, तो यहाँ जो टू कैश अकाउंट है वो कैश अकाउंट नहीं लिखते, उसकी जगह पर पार्टनर का नेम लिख देते हैं कि टू XYZ कैपिटल अकाउंट। अरे बात समझ में? बराबर। ये नोट खास ध्यान रखना है, जब सम्स आएंगे ना तब भी याद करवाऊंगा। फिर कैश नहीं लिखते, वहां पार्टनर का नेम लिखते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की है फिक्स दो एंट्री। इनके अलावा एंट्री आती है कि अगर कोई जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, जैसे इसमें बताया कि आखिरी दिन पे याद आता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि यार ये तो खर्चा चुकाना बाकी है, वो रह गया, तो आखिरी दिन पे याद आता हो तो उसमें एंट्री करते हैं सिर्फ कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे सीधा कैश ही लिखेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, क्योंकि एक्सपेंस का नाम अगर यहाँ पे लिखे ना तो समझो आखिरी दिन पे एक नया अकाउंट, नया लेजर बन जाएगा। पता है ना, पूरी एक लेजर नया अकाउंट बनाते हैं, और डिस सॉल्यूशन में कोई नई चीज थोड़ी बनानी है। अगर आखिरी दिन पे कोई खर्चा बाकी है ना तो उसका खर्चे का नाम नहीं लिखेंगे, बस चुका देंगे उसे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस एक ही एंट्री उसमें, उसमें दो एंट्रीज करनी नहीं है जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो, ये ध्यान देना। और उसमें भी वैसा ही कि अगर बाय चांस कोई पार्टनर कहता हो कि यार मैं पैसे चुका रहा हूँ, मैं खर्चा दे दूंगा, तो यहाँ कैश अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे? पार्टनर का नाम लिखेंगे। बराबर, ये नोट कर लेना। और वैसे ही अगर कोई जो है वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो, कि आखिरी दिन पे कोई इनकम मिलना बाकी है, वो याद आया कि अगर आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो क्या करेंगे? तो एंट्री उसकी करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें भी इनकम का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लिख देते हैं। फिर समझ आ रही है बात है? बराबर ना। और इसमें भी वैसा ही कि अगर कोई इनकम, कोई पार्टनर कहता हो कि यार ये इनकम तो मैं लेके जाऊंगा, बराबर, तो यहाँ कैश अकाउंट है, उस कैश अकाउंट की जगह पर पार्टनर का नेम लिखेंगे। सबके लिए ये कॉमन चीज याद रखना, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, किसी के भी लिए अगर कोई कैश नहीं दे रहे हैं, बिजनेस में से कैश नहीं जा रहा है, कोई पार्टनर अगर वो कंफर्म कर रहा है, तो सब में कैश अकाउंट की जगह पार्टनर अकाउंट लिखेंगे, बाकी एंट्री वही। बरोबर ना, बाकी की वही एंट्री। तो ये बेसिक एंट्रीज। इनके अलावा जो एंट्रीज आती है वो आती है कि बिजनेस में अगर आखिरी दिन पे डिस सॉल्यूशन करते वक्त कोई रिजर्व, कोई लॉस, वो कुछ बचा हो तो क्या करते हैं? तो उसे पार्टनर को बांट देते हैं। बरोबर ना, कि अगर लास्ट डे पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व या तो प्रॉफिट, कि जैसे इसका भी प्रॉफिट मिला हो, या आखिरी में अगर कोई रिजर्व या कोई प्रॉफिट वगैरह बचा हो तो उसे बांट देते हैं। उसे कैसे बांटते हैं? तो उसमें लिखते हैं कि रिजर्व या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, यहाँ रिजर्व या प्रॉफिट मतलब जिसका नाम हो, जैसे होता है ना जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, या और कोई भी हो, तो जो भी जो है वो रिजर्व वगैरह बचा हो तो उसे डेबिट में लिखते हैं, और टू क्रेडिट में पार्टनर का नाम लिखते हैं, कि जैसे ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। ये ए बी सी में लिख रहा हूं, या उसकी जगह पर जितने भी पार्टनर्स हो। समझो रिजर्व बांटना है तो डेबिट में उस रिजर्व का नाम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू ए बी सी तीनों को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? हमेशा ओल्ड रेशियो में। और अगर आखिरी कोई लॉस होता हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, कि आखिरी दिन पे पता चला कि अब जो है वो कोई लॉस बाकी है, तो लॉस कहाँ बांटते हैं? लॉस बांटते हैं डेबिट साइड पे होने। तो लिखते हैं हम कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू लॉस अकाउंट। यहाँ लॉस मतलब जो भी लॉस का नाम हो वो, बराबर ना। डेबिट में तीनों को बांट देंगे और क्रेडिट में उसका नाम लिखेंगे। कैसे बांटेंगे? ये भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। समझ आ रही है बात? बस ये आपका चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म आपका, समझो।
तो जो भी जर्नल एंट्रीज करनी है ना, बस इन रूल के हिसाब से। अब खाली अमाउंट और नाम बदलेंगे, जर्नल एंट्री कोई भी नहीं बदलेगी, ठीक है ना। इसे अच्छी तरह से लिख लो, यही आपका चैप्टर है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। एक आध समय एक्स्ट्रा है वो मैं करवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते उसमें, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं, ये सब जो है वो अभी एंट्रीज करते हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जर्नल एंट्रीज का ही है, उसे इन रूल के हिसाब से समझे। इसे लिख लो, इसे मैं रफ कर रहा हूँ फिर, और फिर इनके अकॉर्डिंग एंट्रीज करते हैं हम। अब देखो कि जैसे फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखे ना, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें दिया हुआ पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर्म इन द केस ऑफ फॉर्म डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के वक्त हमें सिर्फ ये जर्नल एंट्रीज करनी है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें ध्यान देना। जो आगे आपको रूल लिखवा है बस वो रूल साथ में रखो, मैंने रफ कर दिया ना, आप रूल साथ में रखो और उसमें चेक करते जाओ, बस वो रूल के हिसाब से ही एंट्री करनी है। कि जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड। अब हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज नोट करो, आगे मैंने नहीं बताया, एक और चीज नोट करो, एसेट्स और लायबिलिटीज डिसॉल्यूशन के वक्त दोनों खत्म करते हैं ना, तो एसेट्स में जितने की एसेट्स हो, जब तक कुछ लिखा ना हो ना, तब तक समझो कि भाई उसका कुछ भी नहीं मिला है। कि अगर समझो क्वेश्चन में खाली दिया हो कि एसेट 50,000 की है, फर्नीचर 50,000 है, लेकिन बेचते वक्त कितने मिले कुछ मेंशन ना हो ना, समझो उसको बेचते वक्त तो कुछ भी नहीं मिला, जीरो वैल्यू। तो उसमें जो मैंने एसेट्स की 2 एंट्री बताई ना, उसमें पहली एंट्री करते हैं, दूसरी एंट्री नहीं करते कैश वाली, कि कुछ मिला ही नहीं। समझ आ रहा है? एसेट्स में ये एक नोट खास ध्यान रखना कि अगर एसेट्स में नहीं लिखा हुआ है ना कुछ कि भाई कितने मिले उसे, मतलब समझो उसका कुछ भी नहीं मिला, वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी में अगर जो है वो कुछ मेंशन ना हो ना, खाली दिया हो क्रेडिटर 50,000 के, कितने चुकाए नहीं दिए हुए हैं, फिर भी उसको पूरे 50,000 देंगे ही देंगे, तो भी दूसरी एंट्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो कंपलसरी देना ही है ना। एसेट्स के कंपलसरी मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये पहली एंट्री है कि गुडविल 56,000 है लेकिन नो अमाउंट इज रियलाइज, मिला कुछ भी नहीं उसका, तो पहली एंट्री करेंगे ना सिर्फ, ये एसेट्स है ना, गुडविल पहले तो एसेट हुई ना हमारी, तो एसेट के हिसाब से एंट्री करेंगे। कि एसेट की पहली एंट्री क्या करते हैं हम लोग, एसेट की एंट्री करते हैं हम लोग कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ एसेट का नाम लिखेंगे ना, टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट कितनी, तो 56,000, बराबर। और दूसरी गुडविल के कितने मिले वो सेकंड एंट्री करते हैं कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ दिया हुआ नो अमाउंट इज रियलाइज, मतलब दूसरी एंट्री इसकी करेंगे नहीं, है ना, दूसरी एंट्री नहीं करेंगे। और ध्यान देना मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप पूरा फॉर्मेट बनाना जर्नल एंट्री का, नीचे बीइंग भी लिखना। बीइंग पहले में क्या लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि गुडविल अकाउंट क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, और जब उसका कैश होता है ना, तो कैश में लिखते हैं अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम गुडविल, अगर होता तो नीचे वो नरेशन लिखते हैं ना, बीइंग में लिखेंगे बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम गुडविल दूसरे में, और पहले में लिखेंगे अमाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ऐसे सब में सेम ही जो है वो नरेशन सब में लिखना है। अब जैसे दूसरी एंट्री है कि इन अ बैलेंस शीट ऑफ लैंड बिल्डिंग 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज्ड, रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 150 आर रियलाइज फ्रॉम दैट। कि देखो लैंड बिल्डिंग के 8 लाख हैं, उसमें से 9 लाख मिले हमें, और इन्वेस्टमेंट के 2 लाख हैं, उसमें से 1.5 लाख मिले हमें, ऐसा है ना। तो यहाँ लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दो एसेट्स है, तो एसेट्स की एंट्री करेंगे लैंड बिल्डिंग की पहले अलग, इन्वेस्टमेंट की पहले अलग, अलग अलग ही करना। आपकी टेक्स्ट बुक में या डाइजेस्ट में आप देखोगे ना, तो उसमें कंबाइन एंट्री है, लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की कंबाइन एंट्री है, लेकिन फिर कितने स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अलग ही रखो ना, उसे कंबाइन मत करो फिर, ठीक है। कि लैंड बिल्डिंग की 2 एंट्री अलग करो, पहले लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, फिर उसका कैश मिल जाए, फिर इन्वेस्टमेंट की 2 एंट्री अलग करो, बरोबर ना, 2 एंट्री ज्यादा ही होगी ना, और क्या होगा, कंबाइन एंट्री से अच्छा है अलग अलग करो, मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो इसमें देखो सेकंड वाले में पहले लैंड बिल्डिंग की एंट्री करें, 8 लाख की लैंड बिल्डिंग है, उसमें से 9 लाख मिले, तो एक क्वेश्चन 2 में पहली एंट्री करेंगे कि उसे जो है वो ये फर्स्ट के बाद भाई उसे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा 8 लाख रुपीस। 8 लाख पहले उसकी वैल्यू है ना वो, और उसमें से कितने मिले, तो उसमें से 9 लाख मिले। तो दूसरी एंट्री कर देंगे उसमें कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो रूल में लिखवाया ना वैसे का वैसे ही करना है। अब दूसरे उसमें मिले 9 लाख, तो दूसरी एंट्री में लिखेंगे 9 लाख रुपीस, बरोबर ना। ये लैंड बिल्डिंग की 2 एंट्री हो गई। अब वैसे ही इन्वेस्टमेंट में है कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख मिले, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहली एंट्री सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए, और दूसरे उसके मिलेंगे कितने 1.5 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने, तो 1,50,000, बराबर। 2 मिनट ज्यादा लगेंगे ना कि लैंड बिल्डिंग की 2 एंट्री अलग कर दो, सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट की वही 2 एंट्री अलग कर दो, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंबाइन एंट्री में आप अमाउंट में मिस्टेक कर देते हो, एंट्री डेबिट की क्रेडिट में लिख देते हो, इसमें कोई कभी मिस्टेक ही नहीं ना। लैंड बिल्डिंग अलग गिनो, इन्वेस्टमेंट अलग गिनो। आ रही है ना बात समझ में। अब जैसे थर्ड वाला दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स ऑफ फर्म आर 2 लाख, आउट ऑफ विच 40% ऑफ आर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 10,000, बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स ऑफ फर्म इज 2 लाख, यहाँ रफ में पहले वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क करते हैं कि 2 लाख टोटल एसेट्स है, जिसमें से 40% करंट एसेट्स है। तो 40% करंट एसेट्स हुए, करंट एसेट्स 40% मतलब कितने हो जाएंगे 80,000 हो जाएंगे ना, बराबर ना। 80,000 वो करंट एसेट्स हैं। तो अगर ये करंट एसेट्स हुए CA करंट एसेट्स 40%, तो बाकी के 60% वो FA फिक्स एसेट्स होंगे ना, बाकी के 60% फिक्स एसेट होंगे। मतलब 2 लाख के 60% 1,20,000, 1,20,000 वो फिक्स एसेट हुए ना, बरोबर ना। और उसमें दिया हुआ बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड, बुक वैल्यू मतलब जितना है उतना ही मिला, कोई कम ज्यादा नहीं। फिक्स एसेट 1,20,000 के हैं तो 1,20,000 ही मिले हमें, करंट एसेट्स के इतने वो उतने ही मिले, समझ आ रहा है ना। लेकिन यहाँ एक चीज है जो खास ध्यान रखना, स्टूडेंट उतावल पर मिस्टेक कर देते हैं। करंट एसेट जो है ना 80,000, उसमें क्लियरली दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैश 10,000। करंट एसेट्स में 10,000 का तो कैश है, कैश भी तो करंट एसेट ही कहलाती है ना हमारी। 10,000 का कैश है। अब देखो कैश बेचकर तो कैश नहीं लेंगे ना, यहाँ जैसे लैंड बिल्डिंग है उसे बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब जो करंट एसेट्स में 10,000 का कैश है, तो क्या कैश बेचकर भी कैश लेंगे हम लोग, ऐसा तो नहीं होता ना, बरोबर ना। तो इसीलिए करंट एसेट्स में से वो 10,000 का कैश हटा देंगे, वो पहले ही कैश है भाई। तो बाकी करंट एसेट्स होगी हमारी 70,000, 70,000 की करंट एसेट्स होगी, और जिसमें से बुक वैल्यू रियलाइज 70,000 ही मिलेंगे, और फिक्स एसेट 1,20,000, उसमें से 1,20,000 ही मिलेंगे, बराबर। और इनमें भी वैसे कंबाइन एंट्री की जाती है, आपकी टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट के हिसाब से कंबाइन एंट्री होगी, पर हो सके तो अलग अलग ही करो, अलग ही करना उसे, तो मिस्टेक नहीं होगी। करंट एसेट्स की 2 एंट्री अलग करो 70,000 के हिसाब से, फिक्स एसेट की 2 एंट्री अलग करो, जैसे इसमें कैसे लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की अलग अलग की, इसमें भी अलग अलग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग ही किया करो, वो ज्यादा अच्छा है, कभी मिस्टेक नहीं होगी, एकदम कॉन्फिडेंस से कर पाओगे फिर। तो जैसे नंबर 3 में पहले जो है वो करंट एसेट्स की 2 एंट्री कर देंगे, एसेट है तो यही एसेट के हिसाब से एंट्री करेंगे ना, जो आपको रूल लिखवा है वैसे ही सब में सेम एंट्री आएगी कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट अकाउंट, ये CA शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करंट एसेट। करंट एसेट कितना, तो 70,000, 70,000 या 80,000 नहीं, क्योंकि 10,000 का तो कैश ही है उसमें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट अकाउंट, और दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, भाई एसेट के कैश मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें कितना लिखेंगे, तो उसमें भी 70,000 ही दिया हुआ ना, बुक वैल्यू इज रियलाइज, तो 70,000 ही लिखेंगे उसमें पूरा, बराबर ना, कोई कम ज्यादा नहीं, इतना ही लिखेंगे। करंट एसेट्स और वैसे ही 2 एंट्री फिक्स एसेट के लिए, उसमें भी वैसे ही लिखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है ना, फिक्स एसेट FA, उसमें लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 के फिक्स एसेट हैं और उसमें से कैश मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। सब में सेम ही तो एंट्री करनी है उनमें, इनमें भी जो है वो ये 1,20,000 बराबर, ये हो गया ना थर्ड वाला भी, ठीक है ना। ये ध्यान देना, ये रफ काउंटिंग जो है वो थोड़ी सी माइंड में रखना। अब ये भी एसेट की एंट्री हो गई, सब में देखो सेम ही एंट्री चल रही है, मैंने जो रूल लिखा है उसके हिसाब से ही एंट्री होगी, बस खाली अमाउंट बदलेगी और नाम बदलेंगे, किसी में लैंड बिल्डिंग, किसी में इन्वेस्टमेंट, किसी में करंट, किसी में फिक्स एसेट, ऐसा। अब जैसे फोर्थ वाला दिया हुआ है कि गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक बट 50,000 आर रियलाइज्ड ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन। गुडविल बुक में लिखी हुई नहीं है बट फिर भी उसके 50,000 मिले, बराबर ना, बुक में नहीं लिखी हुई फिर भी 50,000 मिले। अब क्लियरली दिया हुआ बुक में लिखी हुई नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आउटस्टैंडिंग इनकम की तरह कहलाया। मैंने वो इनकम की एक एंट्री करवाई ना आपको, रूल्स में लिखवाया था खाली इनकम की एंट्री, ये एसेट में नहीं मानेंगे क्योंकि बुक में लिखी हुई नहीं है। एसेट में जब दो एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके कैश मिला। अब इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि भाई गुडविल बुक में लिखी हुई नहीं है तो पहली एंट्री नहीं करेंगे, बस उसके कैश मिले 50,000 वो दूसरी एंट्री करेंगे ना। या ऐसी एंट्री को समझो तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, आखिरी दिन पे अगर इनकम मिले तो मैंने आपको रूल बताया था उस इनकम की सीधी एंट्री कर देते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने मिले तो 50,000 उसके मिले, बराबर ना। बस ये एक ही एंट्री होगी कि उसके खाली 50,000 मिल गए, दो एंट्री नहीं है इसमें क्योंकि क्लियरली है कि गुडविल जो है वो बुक में लिखी हुई नहीं है। आ रहा है ना बात समझ में। फिर फिफ्थ वाला है, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर इज टेकन इट फॉर 25,000। लैपटॉप जो है वो 35 का है, एक पार्टनर 25 में लेकर जा रहा है, तो लैपटॉप है तो वो भी एसेट की तरह ही एंट्री करेंगे ना, लैपटॉप भी एसेट की तरह ही है ना। अब इसकी जो है वो दोनों एंट्री आएगी कि 35 का लैपटॉप है, 25 में पार्टनर लेके जा रहा है, तो पहली एंट्री तो हम 35 की ही करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट के हिसाब से एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 35,000, बराबर ना। 35,000 यहाँ पर लिखेंगे, रियलाइजेशन टू लैपटॉप अकाउंट कैसे सब में लिखते थे, रियलाइजेशन टू फिक्स एसेट, रियलाइजेशन टू लैंड बिल्डिंग, वही एसेट में सब में सेम एंट्री। अब दूसरी एंट्री हम सब में कैश की करते थे कि भाई कैश मिला, कैश मिला, कैश मिला सब में। यहाँ कैश नहीं मिला, यहाँ पार्टनर लेकर जा रहा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट में लिखवाया कि अगर कैश नहीं मिलता और कोई पार्टनर लेकर जाता हो तो जहाँ पे कैश लिखते हैं उस कैश की जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखेंगे। मतलब दूसरी एंट्री इसमें आएगी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना तो 25,000, 25,000 में पार्टनर लेकर गया, 35,000 का था, 25 में वो लेकर गया, ये एंट्री हो गई फिफ्थ वाले, बराबर ना। फिर सिक्स्थ एंट्री, क्या पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे अ लोन ऑफ श्रीमती 40,000 विच वाज गिवन टू द फर्म। अब ये लोन है, लोन मतलब अब ये लायबिलिटी हुई है ना, श्रीमती लोन मतलब कोई पार्टनर की वाइफ की लोन होगी, भले वाइफ की लोन है तो वो थर्ड पार्टी ना, बिजनेस में थोड़ी काम कर रहे हैं, हुई तो वो थर्ड पार्टी की बाहर की लोन ना, तो सिंपल लायबिलिटी है हमारी, लेकिन लायबिलिटी पार्टनर चुकाएगा, अभी हमने पैसे नहीं दिए, तो वो लायबिलिटीज की दो एंट्री आपको करवाई ना। अब वैसे एंट्री करेंगे कि अब लायबिलिटी के हिसाब से है, तो पहली एंट्री क्या करते हैं कि श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट, आपको रूल में मैंने लिखवाया था पहले लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, तो लायबिलिटी में तो नाम लिखेंगे ना, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने की लोन है 40,000 की, और ये 40,000 की लोन जो है वो चुका दी हमने, नहीं कैश नहीं दिया, पार्टनर ने चुकाई, तो कैश की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कि मतलब अब एंट्री करेंगे उसकी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000,
बराबर ना, कि ये जो है वो पार्टनर ने वो लायबिलिटी चुका दी। समझ आ रहा है? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, कैश नहीं लिखा हमने। तो फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने रूल्स लिखा है बस वो रूल्स साथ में रखो, वही एंट्री करनी है। रूल्स में देखो मैंने लायबिलिटी की एंट्री बताई थी, वही एंट्री इसमें करनी है और कोई भी नहीं। ठीक है ना? वो रूल्स याद रखो ना, तो ये सब के सब तो आप खुद कर सको, कोई चिंता नहीं होती उसमें। अब जैसे उसके बाद 7th वाला देखें, उसमें है इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेएबल 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। ये भी है कि बुक में लिखी हुई नहीं है लेकिन इनकम टैक्स से देना है, लायबिलिटी है, देने हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हमें देना है। ये आउटस्टैंडिंग आखिरी दिन का एक्सपेंस। तो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रूल लिखवाया था ना, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम लोग पैसे दे देंगे और कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे दे देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के हिसाब से लिखेंगे हम लोग कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि बस ये पैसे दे देने हैं हमें। कितने देने हैं हमें? वो 30,000, 30,000 यहाँ पे लिख देंगे। बरोबर ना? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आखिरी दिन का इनकम टैक्स देना है, तो नाम नहीं लिखते, बस खाली पैसे दे देते हैं। रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। आ रही बात समझ में? बरोबर ना? अब उसे रफ करें, दूसरी एंट्रीज करें हम लोग। अब जैसे 8th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज एंड लोन ऑफ अ पार्टनर ऑफ फर्म, सरप्लस ऑफ एसेट इज 1,20,000, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी इज 5:3:2। अब देखो क्लियरली दिया हुआ है कि सब लायबिलिटी, सब लोन वगैरह सब कुछ चुका दिया, आखिरी में अब जो है वो सरप्लस ऑफ एसेट्स मतलब एक्स्ट्रा एसेट्स बची है। अब ये आखिरी में अगर कुछ भी बच जाए एक्स्ट्रा, तो वो क्या करते हैं, वो पार्टनर को बांट देते हैं, वो पार्टनर के प्रॉफिट की तरह हुआ। बरोबर ना? आखिरी में कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाए ना, तो वो सभी पार्टनर को दे दिया जाएगा। मैंने वो भी रूल में लिखवाया था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व वो कुछ भी हो तो वो सब पार्टनर को बांट देंगे हम लोग। तो ये सरप्लस एसेट्स है 1,20,000, जो तीनों को रेशियो भी दिया हुआ है 5:3:2, वैसे बांट देंगे। बराबर ना? ये सरप्लस एसेट्स है तो उसको कैश की तरह नहीं लिखेंगे कि उसमें से कैश मिलेगा, नहीं, सरप्लस एक्स्ट्रा एसेट्स है भाई, छोटे मोटे कोई छुटक चीजें पड़ी हुई है तो वो सब पार्टनर को बांट दी जाएगी। तो उसे हम लोग लिखेंगे एंट्री नंबर 8 करके लिखेंगे। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? तो यहाँ लिखते हैं डेबिट में एसेट्स अकाउंट डेबिट, रूल में लिखवाया था ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। यहाँ एसेट्स में लिखते हैं 1,20,000 और यहाँ क्रेडिट में ए बी सी में वो तीनों को बांट देंगे 5:3:2 के हिसाब से। तो 5:3:2 के हिसाब से अगर दे दो तो इसे कितने मिलेंगे? इसे मिलेंगे 60,000, बराबर। 12 3 36,000 इसे मिलेंगे और 12 2 24,000 इसे मिलेंगे। ये सरप्लस ऑफ एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर, ऐसा नरेशन में लिख देना। सरप्लस ऑफ एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, पार्टनर्स को बांट दिया वो। समझ आ रही है बात? बराबर। ये भी एंट्री हो गई 8th की कि उसमें सिर्फ जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन करना था हमें। अब क्वेश्चन 9 में है कि मशीन इज डिस्क्लोज्ड इन द बुक एट अ टाइम ऑफ दिस सॉल्यूशन 2 लाख, बुक वैल्यू इज रियलाइज। अब देखो मशीन के बारे में, ये भी एसेट ही है, सेम एंट्री है ना वही उसमें भी, कि मशीन 2 लाख की है, बुक वैल्यू इज रियलाइज मतलब उतनी ही मिली, कोई कम ज्यादा नहीं, उतने ही मिले। तो उसमें भी एसेट के हिसाब से एंट्री कर देंगे कि पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कि ये हमने ट्रांसफर किया मशीन अकाउंट, उसमें लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें भी पूरे 2 लाख, उसमें भी जो है वो 2 लाख लिखेंगे। बरोबर? ये हो गई 9th वाली एंट्री। ठीक है ना? फिर 10th में दिया हुआ है कि वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड अ रिस्पांसिबिलिटी टू अंडरटेक दिस सॉल्यूशन प्रोसीजर, in the return of it decided to pay remuneration of 20,000 on account of expense firm has paid him 12,000। अब ये एंट्री समझना, बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें पर समझना। इसमें दिया हुआ है कि एक पार्टनर ने नक्की किया कि वो डिसॉल्यूशन प्रोसीजर जो है वो पूरी करेगा। पता है जब बिजनेस बंद भी करते हैं तो डिसॉल्यूशन प्रोसीजर करनी पड़ती है, कुछ लीगल वर्क होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बनाना, साइन करवाना, बैंक का वर्क,
इन सब में भी खर्चा होता है थोड़ा बहुत, और एक पार्टनर ने नक्की किया कि ये सब खर्चा मैं उठाऊंगा, ये डिसॉल्यूशन एक्सपेंस है, वो खर्चा उठाएगा और टोटल खर्चा 20,000 है वो उठाएगा, लेकिन फर्म ने फिलहाल उसे 12,000 ही दिए हैं। टोटल खर्चा 20,000 का है जो पार्टनर चुकाने वाला है, लेकिन फिलहाल पार्टनर को हमने 12,000 ही दिए हैं, तो उसकी एंट्री करनी है। अब ये बाकी सबसे थोड़ी सी अलग एंट्री आएगी, समझना है इसमें कि देखो यहाँ पर जो है वो ये पार्टनर खर्चा उठाने वाला है, तो ये एक तरह का आखिरी दिन का एक्सपेंस ना, मैंने आपको एक्सपेंस वाली एंट्री बताई थी कि नहीं, एक्सपेंस वाली मैंने एंट्री बताई थी ना कि उसमें हम लोग आखिरी दिन का एक्सपेंस हो तो क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते हैं। जैसे इसमें नहीं आखिरी दिन पे इनकम टैक्स देना था तो रियलाइजेशन टू कैश, यहाँ आखिरी दिन पे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस देने हैं तो रियलाइजेशन टू कैश नहीं, यहाँ कैश नहीं, यहाँ पर जो है वो लिखा जाएगा कि सिर्फ पार्टनर का नेम, कि भाई एक पार्टनर जो है वो चुका रहा है, अभी हमने कैश नहीं दिया, एक पार्टनर चुका रहा है, तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भाई ये पार्टनर देने वाला है 20,000 रुपए, समझ आ रहा है। एक्सपेंस का नेम नहीं लिखते, आखिरी दिन पे डिसॉल्यूशन में कोई भी नया नाम लिखते नहीं है। नया नाम लिखना मतलब तो नया अकाउंट नई लेजर बना देना, अब डिसॉल्यूशन के बाद कुछ नया थोड़ी शुरू करना है, तो इसलिए कोई नया नाम नहीं। रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, नरेशन में लिखते हैं कि अ पार्टनर हैज डिसाइडेड टू पे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, पार्टनर जो है वो ये देने वाला है डिसॉल्यूशन एक्सपेंस, और हमने पार्टनर को कितना दिया, तो 12,000 दिए, वो 20,000 चुका रहा है लेकिन हमने फिलहाल उसको 12,000 ही दिए हैं। तो हम लोग एंट्री ऐसे करेंगे, वो नॉर्मल एंट्री होती है जो हम 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, कि उसमें हमने पार्टनर को दिया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000, हमने पार्टनर को दिया ना और हमारे पैसे गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट में और पार्टनर का नाम डेबिट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000, हमने उसको इतने दिए, बराबर। इसे पहले इंपॉर्टेंट टिक करके रखना, बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, बराबर ना, ये लॉजिक ध्यान रखना है इसमें। तो ये 10th वाला क्वेश्चन हुआ हमारा कि पार्टनर ने 20,000 चुका है, हमने उसको 12,000 ही दिए अभी तक। फिर 11th वाली एंट्री है कि देयर आर अ डेब्टर ऑफ 1,20,000 एंड क्रेडिटर 60,000 एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, one partner has taken a debtor as 20% then book value less and accepted to pay creditors। अब देखो यहाँ डेप्टर भी है क्रेडिटर भी है, डेप्टर हुए एसेट्स तो वो एसेट्स के हिसाब से एंट्री करेंगे जो एसेट्स के रूल बताए थे, क्रेडिटर हुए लायबिलिटी तो उसे लायबिलिटी के हिसाब से एंट्री करेंगे। अब इसमें कंबाइन एंट्री नहीं ना, डेप्टर की जो है वो ये 2 एंट्री अलग होगी एसेट्स के हिसाब से, क्रेडिटर की 2 एंट्री अलग होगी, बराबर ना। अब यहाँ 4 एंट्री नहीं आएगी, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसे रफ करता हूँ पूरा, और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन 11 और 12 की एंट्री करते हैं, ठीक है ना, ये लिख लेना अच्छी तरह से। तो पहली एंट्री हम लोग डेप्टर की कर लेना कि डेप्टर 1,20,000 है तो उसकी पहले एंट्री होगी, एसेट के हिसाब से एंट्री करते हैं ना, एसेट के हिसाब से पहली एंट्री आती है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट, कितने 1,20,000, 1,20,000 आ जाएगा उसमें, बराबर। और दूसरी उसमें से कितने पैसे मिले, अब यहाँ मिले नहीं है, एक पार्टनर लेकर जा रहा है उसमें ना, वन पार्टनर हैज टेकन अ डेब्टर, और वो भी पूरे 1,20,000 नहीं दिया हुआ, वन पार्टनर हैज टेकन अ डेब्टर 20% देन बुक वैल्यू लेस, बुक वैल्यू से 20% कम, मतलब इसमें से जो है वो ये 24,000 कम, 24,000 कम करो तो 96,000 में वो लेकर जा रहा है, बराबर ना। 20% इसमें से कम करेंगे तो दूसरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट नहीं, उसकी जगह पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें आएगा 96,000 कि वो 96,000 में लेकर जा रहा है, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेप्टर्स की 2 एंट्री हो गई। अब ऐसे ही क्रेडिटर की 2 एंट्री होगी कि क्रेडिटर कितने के हैं 60,000 के हैं, तो उसकी पहली एंट्री करें कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, वो लायबिलिटी के हिसाब से, लायबिलिटी के हिसाब से रूल देखो मैंने बताया था ना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट मतलब क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
जिसमें 60,000 है तो वो 60,000, और दूसरा ये भी एक पार्टनर चुकाने वाला है, दिया हुआ ना एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर, पार्टनर ने एक्सेप्ट किया, और कितना, कुछ कम ज्यादा कुछ है, कुछ भी नहीं, मतलब क्रेडिटर पूरे 60,000 ही वो देने वाला है, पूरा जो है वो वही देगा, कोई कम ज्यादा नहीं। तो अगर पार्टनर चुकाने वाला है तो उसमें एंट्री करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 60,000, बरोबर, ये एंट्री हो गई उसकी, समझ आ रहा है ना, डेप्टर की 2 एंट्री हो गई और क्रेडिटर की 2 एंट्री हो गई। अब उसके बाद 12th वाला क्वेश्चन है कि जिसमें दिया हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन आरबीआई इज 3:1, अंडरटेक द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस, जनरल रिजर्व है, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस है, और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है। अब ये तीनों रिजर्व है, रिजर्व क्या करते हैं बताइए ना, वो भी जर्नल एंट्री आपको, कि रिजर्व तीनों पार्टनर को बांट देते हैं, आरबीआई नाम दिया हुआ है तो उन तीनों को बांट देंगे 3:1 के हिसाब से, एक एक करके बांटेंगे, 3 है, तीनों की अलग अलग एंट्री, कंबाइन एंट्री मत करना, अलग अलग ही एंट्री करो, वो बेटर है। जनरल रिजर्व पहले 18,000 है, पहले उसे बांटो, 2 एंट्री ज्यादा होगी और कुछ भी नहीं, कि पहले जो है वो जनरल रिजर्व बांट दो, तो जनरल रिजर्व है, रिजर्व कैसे बांटते हैं वो मैंने बताया था, रिजर्व बांटने के लिए डेबिट में लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखते हैं तीनों के नाम, आर कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट, वो तीनों को बांट देंगे। जनरल रिजर्व है 18,000, 18,000, जो तीनों को बांटेंगे 3:1 के हिसाब से, 3:2:1, 3:1 के हिसाब से बांटो तो 6 3 एंड 3 3 9,000, 9,000 इसे मिलेगा, 6,000 इसे मिलेगा एंड 3,000 इसे मिलेगा, बरोबर ना, 9 3 एंड 6,000 ये आरबीआई को बांट देंगे ना हम लोग, बरोबर, ये जनरल रिजर्व। अब दूसरा है डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ हमारा, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये लॉस है, नुकसान है, कितना, 12,000 का, 12,000 का नुकसान है, तो वो नुकसान के हिसाब से बांटेंगे। आपको लिखवाई थी वो भी एंट्री, मैंने वो भी रूल लिखवाया था कि अगर नुकसान बांटना हो तो तीनों का नाम डेबिट में आता है, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 लिखेंगे और वो तीनों को बांट देंगे 3:1 के हिसाब से, 3:1 के हिसाब से बांट दो तो इसे मिल जाएंगे 6,000, इसे मिल जाएंगे 4,000 एंड इसे मिल जाएंगे 2,000, बराबर, ये प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया हमने। और तीसरा क्या बांटना है, तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 18,000 का, ये वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड ये भी जो है वो प्रॉफिट कहलाया हमारा, रिजर्व हुई ना एक तरह से, बराबर ना, तो रिजर्व की तरह बांटेंगे ना, उसमें डेबिट में लिखेंगे वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिखा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू आई कैपिटल अकाउंट, वो तीनों में दे देंगे भाई, यहाँ 18,000 और 18,000 ही तीनों में देना है तो इसे मिल जाएंगे 9,000, इसे 6,000 एंड इसे 3,000, ये तीनों को बांट दिया जाएगा, बरोबर, ये हो गए ना डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज भी कंप्लीट ना है पूरा, समझ आई सब जर्नल एंट्रीज, पक्का ध्यान आया है इसमें। अब आज क्वेश्चन 5 देखा ना, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है जो हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे, और 1-2 सम एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा सम जो बाय चांस 3 मार्क में पूछे जाते हैं, लॉन्ग सम नहीं पूछे जाते, तो उनमें जो है वो फिलहाल हमें नहीं करना है, तो ये शॉर्ट सम की जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करें, जो नेक्स्ट शॉर्ट सम है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज ये सभी जर्नल एंट्रीज जो है वो फिर से प्रैक्टिस करना, वो खाली स्टार्टिंग में रूल्स ध्यान रखो, उसके हिसाब से ही सब एंट्री है, कोई एंट्री अलग नहीं है, तो अब ये सब रूल्स और जर्नल एंट्रीज ध्यान रखो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।